एपिसोड की शुरुआत होती है जहां इनबे तेंजू से कहता है कि वो बहुत खूबसूरत दिख रही है, लेकिन तेंजू को भी उसका बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल से अजीब लग रहा था क्योंकि रात तक उसके अंदर ठीक से चलने की ताकत तक नहीं थी। इसी बीच वो बड़े ही नॉर्मली तेंजू से कहता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। उसे डॉक्टर ने कॉल करके बताया। ये सुनते ही तेंजू पैनिक करने लगती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ही बस उसका एक परिवार था। वो भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन नकली एनबे उसे कहता है कि वो उसे छोड़ देगा। सीन असली एनबे के पास उस खाली सी जगह में होती है जहाँ वो किसी का पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत की वजह से वहाँ भी ब्लास्ट हो जाता है। अभी के लिए ये तो पता नहीं था कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि बात कुछ सीरियस हो क्योंकि हमने देखा था कि एनबे को आग से दिक्कत होती है। सीन तेंजू पर शिफ्ट होता है जो एनबे की कार में आकर बैठती है, लेकिन वो अपने बालों को ठीक करने में लगा था। तेंजू को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे अभी एनबे का बिहेवियर अजीब लग रहा था। और जब वो ये नोटिस करता है कि तेंजू उसे ही देख रही है, वो गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम असली एनबे को देखते हैं जिसकी ब्लास्ट की वजह से हालत खराब हो गई थी और वो किसी तरह से खुद को बाहर निकालकर दीवार के सहारे बैठा है, लेकिन उसे यहाँ भी पानी की ज़रूरत थी जैसे कि उसे पिछली बार पानी की ज़रूरत पड़ी थी, और वो फिर से गायब हो रहा था। इसी बीच हम तेंजू और नकली एनबे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तेंजू भागते हुए अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंचती है और उसके पीछे एनबे भी अंदर आता है और रूम को लॉक कर देता है। अब तेंजू ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसकी ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं हुआ था और वो खाते हुए टीवी देख रही थी। तेंजू को थोड़ा अजीब लगता है और वो एनबे की तरफ जवाब के लिए देखती है। वो उसे कुछ कहने के बजाय उसकी ग्रैंडमा को अपने एक गैजेट से बेहोश कर देता है। इस पॉइंट पर तेंजू को समझ आ जाता है कि वो कुछ और भी करने वाला है। एनबे उसे साफ शब्दों में कहता है कि उसे वो लॉकेट चाहिए जो उसके गले में है, और वो बीमार नहीं हो सकता क्योंकि उसके प्लेनेट पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर हमें तो पता है कि एनबे सच में बीमार होता है और ये सब एक झूठ है। तेंजू को उसकी बातें सुनकर बुरा लगता है क्योंकि एनबे के बीमार होने के बाद उन्होंने कुछ अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया था। तेंजू जब मना करती है तो वो उसकी ग्रैंडमा को टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो उसे लॉकेट देने के लिए मान जाती है। लेकिन वो जैसे ही उस लॉकेट को टच करता है वो दूर जाकर गिर जाता है और तेंजू किसी तरह अपनी ग्रैंडमा को एक व्हील चेयर पर बिठाकर भागने लगती है। एनबे किसी साइको किलर की तरह दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन तेंजू अपनी ग्रैंडमा को लेकर एक लिफ्ट में चली जाती है और दरवाज़ा सही टाइम पर बंद हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि असली एनबे के ऊपर पानी पड़ने लगता है, जिससे कि वो होश में आ गया था और उसे तो तेंजू की लॉकेट देने की बात भी सुनाई देने लगी थी। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बचाने के लिए निकल चुका था। वही नकली एनबे लिफ्ट का कंट्रोल सिस्टम तोड़ने की कोशिश करता है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार देता है। फाइनली वो उस कंट्रोल सिस्टम को भी तोड़ देता है, जिससे वो लिफ्ट रुक जाती है और तेंजू घबरा जाती है, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमा को एश्योर करती है कि सब ठीक है। सीन एनबे की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने घर पहुंचकर तेंजू को पुकारता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होती। इसीलिए वो टेलीपैथी का यूज करके उसे कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ है, जिसके जवाब में वो गुस्से में चिल्लाती है कि अब वो क्या चाहता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसके पूछे सवालों का जवाब ही नहीं देती। एनबे परेशान हो जाता है और वो बाहर जाकर ढूंढता है। जब वो नहीं मिलती तो अपनी वॉच में कुछ चेक करता है और फिर कहीं जाने के लिए दौड़ने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में नकली एनबे तेंजू की लिफ्ट तक पहुंच गया होता है। वो उसे बाहर से डरा रहा होता है और अंदर तेंजू किसी तरह से शांत खड़ी थी, और वो और कोई नहीं बल्कि असली एनबे था। अपने सामने असली एनबे को देखकर दूसरा वाला अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि असल में ज़ियाओ ही था। वो एनबे को सरकास्टिकली वेलकम करता है और जब एनबे उसे तेंजू के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो अंदर लिफ्ट में बंद है। एनबे उसे तेंजू और उस लॉकेट से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन ज़ियाओ हंसते हुए कहता है कि जो काम वो नहीं कर पा रहा है वो उसे पूरा करने के लिए आया है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तेंजू ही है। वो लॉकेट हमें चाहिए लेकिन वो दे नहीं रही है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और एनबे को पकड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि सब तो उसके रूप में हुआ था। इसी बीच ज़ियाओ वहाँ से चला जाता है और एनबे सब गार्ड्स की याददाश्त को भुला देता है। लिफ्ट खुलते ही तेंजू एनबे को देखकर डर जाती है और पूरी ताकत के साथ भागती है। बाहर वो एक गार्ड से फ़ोन लेकर सेंसन को कॉल करती है और उसके आने के बाद अपनी ग्रैंडमा को लेकर उसके घर चली जाती है। ये सब एनबे भी देखता है जो कैमरा रूम में था और सारी फुटेज को डिलीट भी कर देता है। घर पहुंचकर तेंजू अपनी ग्रैंडमा को सुला देती है और सेंसन तेंजू को एक स्टोर रूम दिखाती है जहां वो रह सकती है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं था और उसकी ग्रैंडमा को दिक्कत होगी। तेंजू सोचती है कि क्या दिन आ गए हैं, लेकिन वो सेंसन के लिए थैंकफुल भी होती है। सेंसन उसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तेंजू ये कहती है कि अभी बात नहीं करना चाहती और वो उसे ज़रूर बता देगी। वो दोनों रूम में जा ही रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है और एनबे आ जाता है। तेंजू उससे डरकर लाइटर उठा लेती है
वो उसे जाने को कहती है, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो उसके साथ था वो कोई और था जिसने उसका रूप लिया था। लेकिन तेंजू इतना डरी थी कि वो कुछ सुनने की मूड में ही नहीं थी। एनबे हार कर जाने लगता है, लेकिन सेंसन के पूछने पर वो क्या बातें कर रहे थे वो उसकी याददाश्त को मिटा देता है। होश में आने के बाद वो देखती है कि तेंजू कोच पर लेटी हुई है और वो पूछती है कि यहाँ क्या कर रही है। सीन एनबे पर चेंज होता है, जो हॉस्पिटल में उसी रूम में आया होता है देखने के लिए कि वहाँ एग्जामिन करता है। उसे कुछ खास नहीं मिलता है। इसके बाद सीन फेंग पर शिफ्ट होता है, जिसका मैनेजर उसे किसी किडनैपर की तरह डरा रहा होता है। वो उससे उसका फ़ोन, गेम और सारे टॉयज ले लेता है और उसे कहता है कि अगर उसने कॉमिक पर काम करना स्टार्ट नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सीन सेंसेन और तेंजू पर शिफ्ट होता है, जो दोनों बैठी होती है और सेंसेन अपने लाइफ के लिए तेंजू को भी तैयार कर रही होती है। तभी सेंसेन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसके काम ना करने के लिए डांट रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है। तेंजू को बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। वो उसके घर में भी रह रही है और कोई जॉब भी नहीं कर रही है। सेंसेन उसे एश्योर करती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त उसका फ़ोन बजता है, जिस पर फेंग का कॉल आता है। सेंसेन तो उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन तेंजू उसका नाम सुनने के बाद पागल हो जाती है। वो कहती है कि वो इतने बड़े कॉमिक आर्टिस्ट को नहीं जानती। तेंजू उसे फ़ोन लेकर फेंग से बात करने लगती है और उसे बताती है कि वो तेंजू है। फेंग भी खुश हो जाता है कि इतने दिनों से वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो फाइनली उसे मिल गई। फिर वो उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और तेंजू खुशी खुशी राजी हो जाती है। अगले सीन में वो फेंग से मिलने जा रही होती है और फेंग भी छिपते छिपते वहाँ से निकल रहा होता है कि कहीं उसका मैनेजर उसे देख ना ले, लेकिन मेन गेट पर वो फंस जाता है। वो बगल में बनी स्लाइड से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ही अटक जाता है। उसी वक्त वहाँ तेंजू पहुँच जाती है और उसे कॉल करती है और वो वापस ही स्लाइड से उसे चिल्लाकर उसे बचाने के लिए कह रहा था। तेंजू किसी तरह उस तक एक रस्सी पहुँचाती है और उसे नीचे खींचती है, लेकिन उसके चक्कर में एक प्लांट में फंस जाती है। वहाँ से निकलते वक्त तेंजू उसके कपड़े का एक हिस्सा फाड़ देती है, लेकिन उसे फाइनली निकाल लेती है। फेंग स्टाइल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है, इसीलिए वो सीधे उठने लगता है। फिर वो दोनों स्टेयर्स पर बैठते हैं, जहाँ फेंग कहता है कि उसे आज़ादी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। तेंजू से पूछती है कि वो कितनी देर से वहाँ पर बंद था, जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि 2 घंटे 40 मिनट्स। और फिर सवाल करता है कि ये बहुत ज़्यादा वक्त है ना। तेंजू अजीब सा मुंह बनाती है और हाँ कहती है। तेंजू को लेकर एक गेम पार्लर जाता है और उसे एंजॉय करने के लिए कहता है, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है। फिर किसी को वो बहुत सारे पैसे देता है और एक तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर उसे इसी चीज़ का लगता है, किसी बॉडी बिल्डर आदमी से भी ज़्यादा डर। तेंजू से पूछती है कि वो कौन है और फेंग एक तरफ इशारा कर देता है। हम देखते हैं कि वो एक बड़ा ही स्टाइलिश ओल्ड मैन है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर वो बड़े ही आदर के साथ बैठता है और कहता है कि शुरू करते हैं। और तेंजू सोच रही होती है कि उसके लिए तो अब भी ये सब ड्रीम जैसा था। वो अपने आइडल के साथ है। सीन चेंज होता है और हम ज़ियाओ को देखते हैं, जो सोकर उठता है और एक ओल्ड मैन उसके सामने बैठे होते हैं। वो उसे फिर से लड़ाई करने के लिए डांटते हैं और फिर उसे कैट्स को खाना देने के लिए कहते हैं। ज़ियाओ उनसे कहता है कि वो उनका ध्यान क्यों रखते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि कैट्स उनके बच्चों की तरह है। फिर ज़ियाओ अकेले खड़ा होता है, जहाँ वो एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें उसने एनबे की डायरी को पढ़ा था और उसे पता चलता है कि या तो उसे उस स्टोन होल्डर को मारना होगा या तो वो इंसान उसे स्टोन खुद ही देते। सीन तेंजू और फेंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ फेंग उस ओल्ड मैन के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन हार जाता है। दूसरे राउंड में वो तेंजू को खेलने के लिए कहता है और वो जीत जाती है और इस पल को यादगार बनाने के लिए दोनों एक फ़ोटो खींचते हैं। इसके बाद दोनों को बाहर दिखाया जाता है, जो बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। दोनों मस्ती में कई बार एक दूसरे से पूछते हैं क्या वो वही है जो वो बता रहे हैं। फिर तेंजू बताती है कि उसे कैलीग्राफी पेन से ही कॉमिक बनाने आती है, जो उसने अपने डैड से सीखी है। वो फेंग से उसे सिखाने के लिए कहती है, वो मना कर देता है। फिर वो उसे उसका असिस्टेंट बनाने को कहती है। फेंग उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ कर सकता है और उससे कहीं लेकर जाने लगता है। सीन एनबे पर शिफ्ट होता है, जो श्योर नहीं होता कि स्टोन आखिर कहाँ है, क्योंकि वो श्योर था कि स्टोन ज़ियाओ के पास तो नहीं है, लेकिन वो स्टोन तेंजू के पास भी नहीं है। प्रोफेट से अपने प्लेनेट पर कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उसे स्टोन नहीं मिल रहा है। उसके प्रोफेट उसे कहते हैं कि वो बहुत गुस्सा है।
उससे वो इमोशन की वजह से स्टोन को लेकर नहीं आ रहा। वो उसे वापस चाहते हैं अपने ग्रह पर, और वो ज़ियाओ के बारे में सोचना छोड़ दे। उसके लिए वो स्टोन इम्पॉर्टेंट है जो तेंजू के लॉकेट में है। इसके बाद सीन तेंजू और फेंग पर शिफ्ट होता है। फेंग तेंजू को एक बहुत बड़ी कंपनी में लेकर आया था जहाँ कार्टूनिस्ट को ट्रेन किया जाता है। फेंग कहता है कि वो चाहता है तेंजू प्रोफेशनली ट्रेन हो जाए और बात करने के लिए चला जाता है। वहीं तेंजू उस कंपनी के हॉल को एक्सप्लोर करने लगती है। सीन एनबे पर शिफ्ट होता है जो अपने कॉन्फिनामेंट रूम में बैठा होता है। उसका पैरेट उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन एनबे कहता है कि उसके प्रॉफिट सही कह रहे हैं, उनके प्लेनेट पर इमोशंस की ज़रूरत नहीं है और अब वो स्टोन ले लेगा। दूसरी तरह से पैरेट घबराते हुए कहता है कि क्या वो, लेकिन आगे कुछ नहीं कहता। एनबे कहता है कि तेंजू वही 12 साल पहले वाली लड़की है और इसके साथ ही हम कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं जहां तेंजू ने बचपन में एनबे को बचाया था, फिर एनबे उसे, और फिर से जब तेंजू ने उसे फायर इंसिडेंट से बचाया था। सीन फेंग पर शिफ्ट होता है जो उसी क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलने गया था जो उसे एक इवेंट का ऑफर देने आया था। फेंग उसे सीधा सीधा तेंजू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। डायरेक्टर उसे दांत दिखाते हुए पूछता है कि उसकी प्रोफाइल क्या है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और भी बहुत कुछ, लेकिन फेंग सबका जवाब ना में ही देता है। वो डायरेक्टर फेंग से कहता है कि फिर वो उसे नहीं रख सकते। वो कैलीग्राफी कॉमिक को बहुत पसंद करता है लेकिन उसकी डिमांड मार्केट में नहीं है और वो एक बिजनेसमैन है। फेंग जाने लगता है तो वो आदमी उठकर उसे रोकता है और आइडिया देता है होने वाले ट्रेन कार्टूनिस्ट इवेंट में तेंजू पार्टिसिपेट कर ले और अगर वो जीती तो कंपनी उसे ऑटोमेटिकली ट्रेन करेगी। फेंग को भी उसकी बातें सही लगती है और वो राजी हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली वो तो किसी कंपनी में तेंजू को हायर नहीं करा सकता था उसकी प्रोफाइल ना होने के कारण। सीन सेंसन पर शिफ्ट होता है जो कि गाने सुनते हुए गिटार बजा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की याद आ रही हो, लेकिन पता नहीं वो कौन है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। खोलने पर वहाँ ज़ियाओ ही होता है। वो उसे हाय कहता है मगर उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछता है कि वो रो क्यों रही है। सेंसन उसे पूछती है कि वो है कौन। ज़ियाओ पूछता है कि क्या उसे सच में याद नहीं है कि वो कौन है, जिस पर सेंसन जवाब देती है कि वो कोई सेलिब्रिटी है जिसे वो याद रखेगी, और दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन अंदर आने पर उसे और भी ज़्यादा रोना आता है। वो अपने आप को कहती है कि उसे एक अजनबी को देखा, ऐसा क्यों लगा जैसे वो उसे जानती हो, और उसके आंसू उसे देखकर ज़्यादा क्यों बहने लगे। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ ज़ियाओ कुछ सोचता है और कहता है एनबे, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।